हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विजन क्लासेस बाय सर में। आइए आज हम लोग क्लास 8 के जो भी हमारा पार्ट 2 होगा हम लोग उसको देखेंगे। अभी थंबनेल हमने नहीं बदला हुआ है क्योंकि मतलब उतना टाइम नहीं बचा जिसकी वजह से थंबनेल हम बदल पाए। लेकिन आपको जो मिलेगा उसमें थंबनेल हमारा चेंज रहेगा जिसमें पार्ट 2 आपको मिलेगा। आइए सबसे पहले हम क्लास की शुरुआत करने से पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के साथ साथ हम अपनी इस क्लास की आगाज और शुरुआत करते हैं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन है बाबू, ये तो हमने आपको बता दिया है, शिक्षा और समय का सही से सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। चलिए आज का मोटिवेशन, बाबू घर में एक बड़े भाई का होना एक वरदान की तरह होता है। जिसके घर में आपका बड़ा भाई है, समझिए आपके लिए भगवान ने एक समस्याओं को झेलने के लिए दीवार आपके सामने में खड़ी कर दी। तो जिस भी बच्चों के पास में, चाहे वो जो भी है, आप लोगों में जिनके पास में आपका बड़ा भाई है, समझ जाइए आप खुशनसीब है इस दुनिया में कि आपको हर एक समस्याओं को झेलना नहीं पड़ेगा। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि आप एक घर है ना, तो आपके घर में आपका बड़ा भाई उस छत के समान होता है जो उस घर में आने वाली सभी किरणों को, सभी तकलीफों को, सभी बारिशों को, सभी धूपों को रोकता है। उसी तरह से आपकी जिंदगी में आने वाली हर एक कष्ट और तकलीफों को सबसे पहले गले लगाता है। तो जान लीजिए आप अपने सौभाग्यशाली बनिए कि जो छोटे हैं, हम छोटे हैं तो हम खुद अपने आप सौभाग्यशाली बनते हैं कि ऊपर वालों ने छोटे को झेलने के लिए एक दीवार के रूप में मेरा बड़ा भाई खड़ा किया है। तो बाबू बड़े भाई का सम्मान किया करिए, बड़े भाई का इज्जत किया करिए, चाहे कोई भी आदमी क्यों नहीं। समझे कि नहीं समझे? बड़ा भाई बाप के समान होता है और बड़ा भाई एक ऐसा इंसान होता है बाबू जो बाप के बाद पहला वो ऐसा शख्स होता है जो हर हमेशा सोचता है कि मेरी छोटी बहन या मेरा छोटा भाई सक्सेसफुल हो जाए। जान लीजिए, तो सभी आदमी अपने बड़े भाई से प्यार करिए। आई ऑल्सो लव माई एल्डर ब्रदर। सो सभी आदमी, जितना आदमी है, सबको कह रहे हैं कि आप अपने बड़े भाई को जरूर प्यार कीजिए या जरूर उनसे रेस्पेक्टफुली बात किया करिए। तो चलिए आज का मोटिवेशन यही खत्म होता है, हम लोग अपने आगे की क्लास में चलते हैं, ठीक है? तो देखिए बाबू, हम लोगों ने क्या देखा हुआ था, हम लोग अभी तक इससे पिछले के क्लास में तेल देने या तेल प्रदान करने वाली फसलों को हमने देखा हुआ था, जिसको हम लोग तिलहन फसल कहते हैं। उसके बाद हमने चारा फसल देखा और उसके बाद रेशेदार फसलों को हमने देखा हुआ था। नहीं, आज हम लोग फसली मौसम को देखते हैं या फसल मौसम को देखते हैं कि फसल मौसम किसको कहते हैं। ठीक है, तो बाबू फसल मौसम मौसम किसको कहते हैं? तो जिस विशेष महीने में फसल की बुआई की जाती है, क्या की जाती है बाबू? बुआई, और वृद्धि के बाद किसी खास महीने में ही उसकी कटाई की जाती है। जो बुआई और कटाई का जो खास महीना होता है उसी महीने को हम लोग फसल मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फसल मौसम क्या कहते हैं? अच्छा, किसको कहते हैं? तो एक बार ध्यान से फिर से समझ लीजिए, तो जिस विशेष महीने में, अरे साल के किसी विशेष महीने में ऐसा होता है, साल के जिस विशेष महीने में किसी फसल की बुआई की जाती है और बढ़ने के बाद उसकी कटाई की जाती है, उसी माह या उसी महीने को फसल मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फसल मौसम। क्लियर है? क्लियर है ना?
देखिए दूसरे शब्द में यहां पहले देख लीजिए, वर्ष के जिस समय में किसी विशेष फसल की बुआई, वृद्धि और कटाई की जाती है उसे ही फसल मौसम कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा गया है वर्ष के जिस मौसम में फसलें उगाई जाती है उसे फसल मौसम कहते हैं। तो ये हो गया आपका फसल मौसम, जिसको हमने आपको बता दिया हुआ है कि वर्ष के जिस माह में, ध्यान से समझिए बाबू, वर्ष के साल के जिस महीने में किसी विशेष फसल की बुआई एवं कटाई की जाती है उसी को फसल मौसम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फसल मौसम। क्लियर है बात की? बात क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। कहता है खरीफ फसल। फसल बाबू वैसे दो प्रकार के मेनली होते हैं, जिसमें पहला होता है खरीफ फसल और दूसरा होता है रबी फसल। तो आइए खरीफ फसल को हम देखते हैं। तो वे फसलें जो वर्षा ऋतु में अर्थात जून जुलाई में बोई जाती हो और शरद ऋतु मतलब ठंडी के महीना में सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हो उसी को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। ध्यान से समझिए बाबू, आप खरीफ फसल का दो परिभाषा बता सकते हैं। पहला परिभाषा वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शीत ऋतु में काटी जाती है, सॉरी शरद ऋतु में काटी जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को खरीफ फसल कहते हैं। दूसरा क्या बोलिएगा परिभाषा? तो वे फसलें जो जून जुलाई महीने में लगाई जाती है, ये बोई जाती है तथा सितंबर अक्टूबर के महीने में काटी जाती है, तो उसी को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं। कौन सा फसल कहते हो? खरीफ फसल। उदाहरण की बात करिएगा तो धान हो गया, मक्का हो गया, आटा हो गया, मूंगफली, सोयाबीन, कपास इत्यादि। इस तरह की जो फसलें हैं वो देखिएगा खास करके आपको देखने को मिलेगा कि ये कब, तो जून जुलाई के महीने में बोया जाता है और कब काटा जाता है बाबू? तो सितंबर अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। तो हम उसी फसल को खरीफ फसल कहते हैं जो मूलतः किस महीने में बोया जाता है? जून जुलाई के महीने में। किस महीने में बाबू? जून जुलाई के महीने में। और काटा कब जाता है? तो सितंबर अक्टूबर के महीने में काटा जाता है। तो हम लोग उसी फसल को कौन सी फसल कहते हैं बाबू? खरीफ फसल कहते हैं। जैसे कहा जाए तो क्या कहिएगा? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास, सोयाबीन इत्यादि। ठीक है बाबू, एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, उदाहरण से आप जान सकते हैं परिभाषा को। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम जो कि बोले हैं वे फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है और शरद ऋतु में काटी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? खरीफ फसल। अब आइए बाबू रबी फसल को समझते हैं। किस फसल को समझते हैं बाबू? रबी फसल। रबी फसल किसको कहते हैं? तो वे फसलें जो शरद ऋतु में, मतलब एगो कटा और दूसरा फिर से लग गया, तो शरद ऋतु अर्थात अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हो और बसंत या गर्मी के महीने में जैसे मार्च अप्रैल की शुरुआत होती है उस समय में काटी जाती हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रबी फसल। ध्यान से समझते, वे फसलें जो कब, तो शीत ऋतु में अर्थात अक्टूबर नवंबर के महीने में बोया जाता हो अर्थात लगाया जाता हो। और काटा कब जाता हो बाबू? तो गर्मी के महीने में या बसंत के महीने में, बसंत या गर्मी के शुरुआत के महीने में काटा जाता हो, तो समझ जाइए उसी फसल को हम लोग क्या कहेंगे? रबी फसल। दूसर शब्द में कहिए तो जो फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हो और बसंत ऋतु में काटी जाती हो उसको रबी फसल कहते हैं। अब आइए वो महीने के नाम कैसे याद रखेंगे? तो वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर के माह में लगाई या बोई जाती हो और मार्च अप्रैल माह में काटी जाती हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रबी फसल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? रबी फसल। क्लियर है? कोनो डाउट है? एक रत्ती भी हल्का सा भी डाउट किसी को हो तो बताइए। हम क्या बोले? खरीफ फसल के बारे में क्या बोले? जो किस महीने में लगाई जाती हो बाबू? जून जुलाई के महीने। कौन महीने में लगाई जाती है? जून जुलाई। इसमें हम क्या बोले हैं बाबू? रबी फसल में
सितंबर अक्टूबर या अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हो और काटी कब जाती हो, 5 अप्रैल महीने में काटी जाती हो, तो उसी फसल को हम लोग क्या कहेंगे, रबी फसल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बाबू कहे तो गेहूं हो गया, चना, मसूर, सरसों, मटर, जौ इत्यादि। क्लियर है कंसेप्ट? डाउट है? थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। जायद फसल किसको कहते हो? तो वे फसलें रबी और खरीफ फसल के बीच हो, मई जून में बोई और काटी जाती हो, उसे जायद फसल कहते हैं। मतलब ये समझिए कि हम लोग सुने होइएगा आप लोग कि फसल मतलब मौसम के हिसाब से क्या होती है, तो हम लोग के फल या हम लोग के कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जो कच्चे खाने के लिए बोई जाती है या काटी जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर हो गया तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, मूंग, ये सब चीज जो होता है ना बाबू, ये सब चीज देखिएगा रबी और खरीफ दोनों के बीच में बोई जाती है और दोनों के बीच में काटी भी जाती है। और उसका काम क्या होता है बाबू, तो उस मौसम में जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज की, गर्मी के महीने में हमारे शरीर में पानी का लेवल कम नहीं होना चाहिए, वाटर लेवल कम नहीं होना चाहिए। हम लोग पानी उतना नहीं पी पाते हैं, लेकिन फल खाने का बड़ी मन होता है। और देखिए आप लोग अभी खीरा खाते हैं नहीं, फल देखते हैं खीरा किसी को खाते हुए, या खीरा खीरे खा ले। अच्छा, खीरा में बेसिकली हमें क्या मिलता है, तो शरीर में जो भी वाटर लेवल कम होता है, वाटर लेवल को हमको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अच्छा, आप लोग सुने तरबूजा वाला आया, 2 किलो तरबूज ले आओ, काट के पूरा घर में बांट के खा ली। उसके बाद आप लोग देखिए होइएगा खरबूजा होता है, नहीं होता है, उज्जर उज्जर रंग का होता है, हाँ, तो खरबूजे खा लिया, ककड़िए खा लिया, कुछो खा लेता है। और ये सब बाबू क्या काम करता है, तो ये सब का मेन काम होता है हमारे शरीर के वाटर लेवल को नियंत्रित रखना, कंट्रोल करना। तो उसी फसल को हम लोग बाबू जायद फसल कहते हैं। जायद फसल किसको कहेंगे, तो वे फसलें जो रबी और खरीफ फसलों के बीच में बोई और काटी जाती हो, तो उसी फसल को जायद फसल कहा जाता है। जैसे का बात करिएगा तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी, मूंग, ठीक है। अब आइए बाबू हम लोग देखते हैं दूसरे शब्द में सबका छोटा छोटा एगो डिफिनीशन बना दिया गया है। एगो नंबर डिफिनीशन जिसमें डिटेल है, एगो छोट डिफिनीशन जो थोड़ा याद करने में आसान हो। तो क्या कहेंगे बाबू, वे फसलें जो रबी और खरीफ फसल के बीच में गर्मी के महीने में, किस महीने में बाबू, गर्मी के महीने में उगाई जाती हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जायद फसल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? चलिए आइए, कृषि पद्धति किसको कहते हैं बाबू, तो फसलों के उत्पादन के लिए अपनाई जाने वाली वैज्ञानिक व्यवस्थित खेती को ही हम लोग क्या कहते हैं, कृषि पद्धति कहते हैं। ठीक है। अब कहिएगा सर क्या वैज्ञानिक विधि होती है, इसको समझिए। पुराने समय में बाबू पुराने तरीके से खेती होती थी, तो जिस समय में देखिएगा 1 बीघा खेत पर मुश्किल से या 1 कट्ठा खेत पर मुश्किल से 5 किलो अनाज होता था, 7 किलो अनाज होता था। अभी देखिए 1 कट्ठा पर एक मतलब हम लोग सुनते हैं कि 2 मोन हो जाता है। 2 मोन मतलब कितना, 80 किलो 70 किलो ऐसे उपज होता है। अच्छा बाबू 5 किलो उपज होना चाहिए कि 80 किलो होना चाहिए? बाबू जिस समय में हमारे देश की जनसंख्या कम थी, उस समय में ध्यान से समझिए, देश की जनसंख्या कम थी तो कृषि करने वाले याद करिए आज से 10 साल पहले आप लोग जिधर भी देखते होइएगा खाली गाछिए नजर आता हो, नहीं, आज 10 साल के बाद आप लोग जाके देखिए, जहां आपको गाछी नजर आ रहा होगा आज वहां घर नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। इससे पीछे कारण क्या है,
बाबू इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे कारण है क्या? जनसंख्या वृद्धि। अब जनसंख्या देखो ध्यान से, हमारे घर में 2 आदमी हम हैं, तो जितना मेरा घर है जितना बड़ा, उतने बड़े में हम 2 आदमी एडजस्ट हो जा रहे हैं। अब हम 2 आदमी में मान लीजिए हम हमारे भाई हैं, एक को 3 गो बच्चे, मान लीजिए फैमिली बड़ी हुई, 5 फैमिली के परिवार, 5 परिवार सदस्य वाली परिवार बन गई, अर्थात 3 बच्चे एगो का, 2 बच्चे एगो का, तो 5 बच्चे, जहां 2 आदमी एडजस्ट हो रहा था, वहां 5 आदमी का एडजस्ट नामुमकिन है। हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मेरे पास जो इस जमीन के अलावे जमीन होगी, तो इन दोनों में हो जाएगा, कहेगा हम दूसर जगह चले जाते हैं, तू दूसर जगह रह जा। तो हमारे एक जमीन पर अभी हम पेड़ उड़ लगाए हुए हैं, लेकिन कल के डेट में अगर समस्या होती है तो फिर उसी जमीन में पेड़ उड़ काट कूट के वही घर बनाया जाएगा। तो ध्यान, अभी वहां खेती नहीं हो रही है, कोई बात नहीं है, कम से कम प्राकृतिक चीजें तो वहां है, तो लगाए हैं, कहीं तक बारी टाइप का बना हुआ है, कहीं जहर निकल जाता है, सागे निकल गया, भिंडिये रोप दिए, कभी कुछ हो रहता है, कुछ न कुछ तो उत्पादन होता है। तो खेती तो हो रही है, लेकिन जब हम वहां घर बना लेंगे, कौन सी खेती होगी? तो जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है बाबू? कृषि करने वाली भूमि का समापन हो जाना शुरू हो जाता है। मतलब जिस जमीन पर खेती किया जाता था, उस जमीन पर घर बना के लोग रहने लगे, उससे समस्याएं क्या होती है? तो जमीन कम हुई, और जमीन कम होने से आगे बढ़ा है। तो पहले 5 किलो में हो जाता था एगो परिवार में, ध्यान से समझो, हम लोग 2 आदमी थे, तो मान लीजिए 5 किलो में मेरा परिवार चल जाता था। लेकिन जब हम लोग 5 आदमी हो जाएंगे, तो 5 किलो में परिवार चलेगा? कम से कम नहीं बेसी तो 12-13 किलो तो चाहिए। 12-13 किलो के लिए वही पुरानी पद्धति से यदि हम खेती करेंगे, तो 12-13 किलो उपज होगा? नहीं होगा, 5 किलो उपज होगा। तो पुरानी पद्धति को हटा करके नई पद्धतियां लाई गई, जिसके द्वारा नई नई बीजों की सहायता से, नई नई मशीनरियों की सहायता से, नई नई चीजों की सहायता लेकर के कृषि पद्धति को, कृषि की क्रिया को और ज्यादा बेहतर बनाया गया। जिससे क्या हुआ? तो जिस खेत पर 5 केजी अनाज उत्पन्न होता था, आज 80 किलो 70 किलो अनाज उत्पन्न हो रहा है। नहीं हो रहा है? तो यही होती है कृषि पद्धति। मतलब क्या? कि फसलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए अपनाए जाने वाली वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित क्रिया को या खेती की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग बाबू? कृषि पद्धति कहते हैं। ध्यान से समझिए, यहाँ फसल उगाने की वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित विधि को ही क्या कहते हैं बाबू? कृषि पद्धति कहते हैं। तो याद रखिएगा। अच्छा, कृषि पद्धति क्यों अपनाई गई बाबू? तो कृषि पद्धति अपनाने से क्या हुआ? तो हमारे जिस खेती में जिस खेत की उत्पादन क्षमता कम थी, उस खेत की भी उत्पादन क्षमता क्या हो गई? अधिक हो गई है। क्या हो गई है बाबू? अधिक हो गई है। लेकिन कहीं दिक्कत की बात ये है कि हम लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आने वाले समय के लिए खतरे का कारक बन सकता है। हम लोग जो कार्बनिक पदार्थ है उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे। जैसे पुराने समय में हम लोग गाय का गोबर लेके खेत में डाला करते थे, नहीं, हम लोग हमारे घर में जो भी अति बनता था, खाना उना बनता था, उसमें बहुत सारे राख होते थे या अलग अलग प्रकार के जो वेस्टेज होते थे, जिसको हम लोग खराब पदार्थ कहते हैं, उन पदार्थों को क्या किया जाता था? खेत में छीट दिया जाता था। जिससे क्या होता था? तो हमारे खेत की मृदा शक्ति बढ़ जाती थी, मृदा क्षमता बढ़ जाती थी। लेकिन आज उस मृदा क्षमता को बढ़ाने के लिए हम लोग रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि आगे चल करके हमारे आने वाले जो बच्चे होंगे उनके लिए खतरे का कारक बनेगा। अर्थात ये समझिए कि हमारे जमीन की जो ऊपरी भूमि होगी वो क्या होगी? उपजाऊ नहीं रहेगी। क्या नहीं रहेगी? उपजाऊ। आज हम लोग जो खेत जोतते हैं, तो देखिएगा ज्यादा से ज्यादा 2 फीट
बेसी से बेसी 6 इंच या 1 फीट हम मान के चलते हैं। 1 से 1.5 फीट की मिट्टी कोई ऊपर से नीचे किया जाता है, नीचे से ऊपर कर दिया जाता है, बस वही हो गया। वही मिट्टी उलट पुलट हो रही है। ऐसा नहीं कि नई जो भीतरी मिट्टी है उसका उलट पुलट किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबू। अरे उधर जाके बोल दो तो पंखा बंद कर लेगा सिद्धार्थ को। तो कृषि पद्धति किसको कहेंगे बाबू? तो फसलों के उत्पादन के लिए अपनाई गई वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित विधि को ही क्या कहते हैं? कृषि पद्धति कहते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू। मिट्टी, अब उसके बाद होता है मिट्टी की तैयारी करना। तो बाबू फसलों की बुआई से पहले मिट्टी की जुताई, समतल करना, खाद मिलाकर इसको तैयार करना, ये सब जो प्रक्रिया होती है इसी को मिट्टी की तैयारी करना कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। मिट्टी की तैयारी करना किसको कहेंगे? तो जब हम लोग खेतों में फसलों की बुआई करते हैं उससे पहले देखिएगा, सीधे सीधे कहता है ट्रैक्टर वाला जाओ जोत दो, नहीं जोतता है। और जोतने से क्या होता है बाबू? तो मिट्टी समतल होती है, साथ ही साथ में उसी समय में खाद छीट दिया जाता है। तो उससे क्या होता है? खाद भी मिट्टी में मिल जाती है पूरा बढ़िया से समान रेशियो में। तो यही होती है बाबू कि फसलों को बोने से पहले मिट्टी की जुताई करना, समतल करना खेत को, तथा खाद मिलाकर खेत को पूरी तरीके से तैयार करना ही मिट्टी की तैयारी कहलाती है। क्लियर है बात? चलिए आगे चलते हैं। हम कहते हैं बाबू रंध्र किसको कहते हैं? रंध्र देखिएगा पत्ता में, किस में बाबू? पत्ता में। पत्ता आप लोग देखे होइएगा, इसमें से कोई बच्चा इतना गधा तो नहीं है जो पत्ता ना देखा हो। पत्ता देखा कि ना देखा है बाबू? ये पत्ता है, मिला जुला के बनाए हैं पत्ता। कौन पत्ता है पता नहीं, पीपर का है कि बोर का है। तो पत्ता में देखिएगा ना बाबू, एगो छोटा छोटा छिद्र होता है। क्या होता है बाबू? छोटा छोटा छिद्र, ऐसे छेद होता है। ठीक है, तो पत्ते में पाए जाने वाली, पत्तियों के सरफेस पर, सतह पर पाई जाने वाली छोटी छोटी छिद्रों को हम क्या कहते हैं? रंध्र। क्या कहते हैं बाबू? रंध्र। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए रंध्र से आप क्या समझते हैं, तो क्या कहेंगे कि पत्तियों के सतह पर पाई जाने वाली छोटी छोटी एवं महीन छिद्रों को क्या कहते हैं? तो रंध्र कहते हैं। अच्छा बाबू, इस छेद का काम क्या होता है? तो इस छेद का काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। किसका आदान प्रदान करना बाबू? गैसों का आदान प्रदान करना। अच्छा, कौन से गैस? जैसे हम लोग जानते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो ये जो गैसों का आदान प्रदान होता है, लेना छोड़ना, ये जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है? रंध्रों में। साथ ही साथ में इसका उत्सर्जन भी यहीं से होता है। उत्सर्जन मतलब क्या होता है? तो बाबू वैसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम लोग अपने भोजन जो हम लोग लिए हैं उसके पोषक तत्वों को खींच लेते हैं, चूस लेते हैं रस की तरफ। उसके बाद गन्ना कभी खाए हैं? गन्ना, उखियार, हम लोग कुसियार कहते हैं उसको, कुसियारे में कहा जाता है, ये उखियार कहा जाता है। उखियार खाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? उसके रस को पूरी बढ़िया से चूस लेते हैं, नहीं? और चूसने के बाद उखियार का वो अति जो होता है, जो रस चूसल के बाद जो बच जाता है उसको हम लोग फेंक देते हैं। रे बाबू अमितवा, सीधा को बैठना, काहे बदमाशी कर रहा है? तो कहने का मतलब बाबू यही होता है, ध्यान से समझिए कि उत्सर्जन किसको कहते हैं? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ध्यान से समझिए। जैसा हम लोग गन्ना को करते हैं ना, वैसे ही हमारे शरीर में भी एक प्रकार का मशीन चलता रहता है जो क्या करती है जानते हैं? हमारे भोजन जब जाते हैं तो उसको बढ़िया से पीस के ओकरा में से जो पोषक तत्व होता है उसको निकाल लेता है, और उसके बाद रेस्ट जो बचे हुए पदार्थ होते हैं उनका क्या करता है? तो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो बाबू ध्यान से समझिए, यही होता है उत्सर्जन की प्रक्रिया। वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा क्या होता है?
तो हमारे शरीर में पाचक तत्वों को या पोषक तत्वों को शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है एवं जितने भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो उत्सर्जन की प्रक्रिया भी इसी के द्वारा होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा बाबू ऑब्जेक्टिव में कि बताइए पेड़ पौधों में उत्सर्जन पेड़ पौधों के किस भाग में होता है बाबू? तो किस भाग में? पत्तियों में। कहाँ होते हैं बाबू? पत्तियों में। गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है बाबू? पत्तियों में। अच्छा, ये जो उत्सर्जन होती है किस प्रक्रिया के द्वारा होता है बाबू? वाष्पोत्सर्जन। कौन सी प्रक्रिया? वाष्पोत्सर्जन। बाबू विकास, गौरव और क्या नाम है, बिना बुखार लगाए छोड़ेंगे नहीं। रात को चोरी किया हुआ था, नींद लग रहा है, सीधा को बैठिए। किसी का कमर एकदम कमर टाइट करके बैठिए सीधे। चलिए, रंध्र समझ में आ गया। रंध्र किसको कहेंगे बाबू? तो पृथ्वी सॉरी पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाली छोटी छोटी छिद्रों को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। उसकी क्या सहायता करती है वो? तो सबसे पहला गैसों का आदान प्रदान, साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है? तो उत्सर्जन की क्रिया भी इसी में होती है। अब आइए बाबू, रंध्रावकाश किसको कहते हैं? तो पौधों की कोशिकाओं के बीच स्थित छोटे छोटे एवं खाली स्थान को या छिद्रों को रंध्रावकाश कहते हैं। इन स्थानों से गैसों का आदान प्रदान होता है। वही बात है। चलिए, इसको देख लिए, समझ गए। अब आइए बाबू ह्यूमस को समझते हैं। किसको समझते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस किसको कहते हैं? तो मिट्टी में पौधे और जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गलने के बाद बनने वाला गहरे भूरे एवं काले रंग का जो पदार्थ होता है, कार्बनिक पदार्थ, उसी को ह्यूमस कहते हैं। अच्छा, ध्यान से समझिए बाबू, ह्यूमस हमारे जो खेत हैं उनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। ठीक है कि नहीं है? यदि आपसे ह्यूमस पूछ दिया जाए तो क्या कहिएगा? तो बाबू, मिट्टी में पौधे एवं जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गलने के पश्चात बनने वाला भूरा एवं काला रंग का जो क्या कार्बनिक पदार्थ होता है, उसी को ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ह्यूमस। क्या कहते हैं? अगर आपसे हम पूछते हैं ह्यूमस तो क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? तो मिट्टी में पौधे एवं जीव जंतुओं के मृत अवशेषों के सड़ने गलने के पश्चात बनने वाले गहरे भूरे एवं काले रंग के कार्बनिक पदार्थ को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ह्यूमस समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आया? तो जब हमारे खेत में देखिएगा कि पौधे या कोई जीव जंतु मर जाते हैं तो धीरे 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 सड़ना शुरू हो जाता है, नहीं? और सड़ने के बाद क्या होता है? तो वो हल्का भूरा या काला रंग का पदार्थ बना लेता है। तो वही हल्के काले एवं भूरे रंग के जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग ह्यूमस कहते हैं। वेरी गुड। क्लियर है? क्लियर है ना? जगे रहिए बाबू, नहीं जगे रहिएगा तो जो कंसेप्ट है वो कपार के ऊपर से चला जाएगा। अब बाद में आप ब्लेम करिएगा कि हम नहीं सीख रहे हैं। ठीक है कि नहीं है? तो सब आदमी से बस इतना ही कहेंगे कि पूरी एकदम ध्यान केंद्रित रखिए, पूरी नजरों को एकदम पूरा बढ़िया से यहाँ स्मार्ट बोर्ड पर नजर गड़ाए रहिए। ठीक है कि नहीं है? कंसेप्ट एकदम पूरा क्लियर का क्लियर होगा। जिनको डाउट होगा, जिनको नींद लगा हो, सुबह का क्लास हो सकता है बहुत बच्चे को नींद आ सकता है कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है।
तो जिन बच्चों को नींद उंद आता होगा तो बाबू जाके चापाकल पे एकदम पानी से एक बार मुंह पे मार लीजिए पानी, फिर आइए फ्रेश होके क्लास में रहिए। जिससे क्या होगा, देखिए बाबू, सुबह के होने का एगो नुकसान है कि आपको नींद नहीं पूरा होता होगा, लेकिन एगो फायदो होता है। कहिएगा सर फायदा क्या होता है? तो सुबह के क्लास में जो आप पढ़िएगा ना, वो बाबू डायरेक्टली आपके सीधे सीधे ब्रेने में घुसेगा। ब्रेने में घुसने का मतलब क्या है कि आप तुरंत समझिएगा। तो यही चीज होता है, समझे कि नहीं समझे? तो सुबह का क्लास होने का नुकसान है तो कहीं ना कहीं क्या है, फायदा भी है। नहीं है फायदा? आप अगर मान ली पढ़ते हम क्यों है, सीखने और समझने के लिए। हम जो आसानी से समझ जाए जिस टाइम में, अगर उस टाइम में मेरा क्लास है तो समझिए फायदे वाला बात है। अब कनी मनी प्रॉब्लम हो जाता है कि बच्चा है, आप लोग को एकदम नमहर तो हो नहीं गए, नंबरों को नींद लगता है 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे तक। आप लोग को न नींद लगेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। हम लोग को जब 2-3 घंटे हम लोग स्कूल था 7 से 5 घंटे का क्लास। तो हम लोग का जो स्कूल था ना, हम लोग के स्कूल में बेसिकली 10वां नंबर वाला को हेड सर पढ़ाया। आरसी पब्लिक स्कूल से पढ़े हुए हैं। कौन से? आरसी पब्लिक स्कूल। हेड मास्टर है कौन से? राम कुमार चौधरी से। ठीक है, हम लोग हेड सर क्योंकि उन्हीं का स्कूल है, हेड है। जैसे अभी इस कोचिंग के हेड सर कौन हुए? हम हुए नहीं? ठीक उसी तरह से हमारे स्कूल के हेड सर कौन है? राम कुमार चौधरी सर। मतलब ये समझिए, हम लोग अभी नाम ले, यही गलती हो रही है क्योंकि नाम चूंकि बताना है इसी से तो ले रहे, नहीं तो हम आज तक नाम भी नहीं लिए हैं। अब बाबू देखिए, एक मतलब क्या होता है ना, शिक्षकों को सम्मान देना चाहिए, चाहे कोई भी शिक्षक का ही नहीं। आपके जीवन में हर वो व्यक्ति और हर उस व्यक्ति का कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना चाहिए, कहीं ना कहीं आपको उनका सम्मान देना चाहिए जिस व्यक्ति ने आपको ओ आ पकड़ के ही क्यों ना सिखाया हो। हर टीचर पूरा जिंदगी एक ही टीचर पढ़ा देता है। आप आपको 10वां इंटर तक पढ़ा देंगे, उसके बाद आप बाहर जाइएगा तो दूसरे टीचर होंगे आपके शिक्षक, नहीं, फिर उससे आगे जाइएगा तो वहां भी और टीचर आपका, दूसरे कोई टीचर आपको वहां सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे चीजों को। तो यही होता है बाबू कि आप जब ऊपर बढ़ते चले जाते हैं ना, तो शिक्षक या मेंटर जो होता है वो बदलता रहता है। अब ये नहीं कि हमारा नया बदल गया, हम नई का कपड़ा पहन लिए तो पुरनका को भूल जाए, ऐसा बात नहीं है। तो जो शिक्षक आपको ओआ भी सिखाए हैं तो आपको उनका भी सम्मान करनी चाहिए, है कि नहीं है? ऐसा नहीं कि हम 10वां में चले गए, नर्सरी वाला टीचर है तो टीचर है कह के निकल जाइए, तो ये गलत बात है। हर एक शिक्षकों का सम्मान होनी चाहिए, ठीक है? तो वहां 5 घंटा क्लास जब चलता था तो हम लोग क्या करते थे जानते हैं बाबू? हम लोग जो है सो शुरुआत में अगर हेड सर पहली घंटी आ जाते थे तो बढ़िया रहता था, क्योंकि सर आते थे तो लगातार 3-4 घंटा ले लेते थे समय। 3 घंटा तो लेबे करेंगे, 4 गो क्लास लेबे करेंगे। फिजिक्स पढ़ाए, मैथ पढ़ाए, उसके बाद जो भी संस्कृत होता था मनुष्य संस्कृत, उनको संस्कृत पढ़ाते थे। कहीं ना कहीं कहने का मतलब क्या है ना, जितना उनको मन होता था पढ़ाते रहते। उन्हीं का स्कूल है, उन्हीं का क्लास है, जब तक मन है क्लास में बैठे रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। तो वही हुआ, पढ़ाते रहते। तो शुरू वाला क्लास में आ गए, पहली घंटी में आ गए, 7 बजे क्लास शुरू हुआ, आ गए तो हम लोग उस समय में नहा धो के फ्रेश रहते हैं, तुरंत नींद नहीं लगता है। लेकिन होता क्या था कभी कभार कि पहली घंटी नहीं आते थे, पहली दूसरी तीसरी घंटी नहीं आते थे, उसके बाद आते थे। आज दिक्कत शुरू होता था वहीं से। तीसरी घंटी के बाद धीरे धीरे हम लोग का जो फ्रेश शरीर होता था वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता था, धीरे धीरे एकदम इधर उधर में लग जाता था। मतलब जो एक्टिवनेस हमारे शरीर में होती थी वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता। तो जब 3 घंटे के बाद सर आते थे तब क्या होता था, पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते टाइम में एक ही तरफ देखना पड़ता है, ध्यान पूरा एक तरफ देना पड़ता है। तो एक तरफ देखते देखते कभी कभार बीच में मार देते थे ऐसे।
आज जब ये मारते थे पता नहीं कैसे दिख जाता था, तुरंत ही दिख जाता था। मतलब एक बार तुम मारो नहीं, दिख जाए, तुरंत ही दिख जाएगा। और दिखेगा तो सीधे सीधे बाबू एक बार लग गया नहीं, इधर से इधर लगा, इधर से सुनाई नहीं देगा, जान लीजिए। खैर अब तो उनका एज हो गया है, हाँ, लेकिन हम लोग के लिए बहुत ज्यादा रेस्पेक्टेड है, क्योंकि ये जान लीजिए बाबू, हमने अपने जीवन में जितनी भी चीजें सीखी है उनमें अप्रोक्सीमेटली नहीं ज्यादा तो लगभग में 60-70% हम उन्हीं से सीखे। खैर नमन है उनको, प्रणाम करते हैं हम उनको कि उन्होंने हमारे इस जीवन को इतना ज्यादा क्या बना दिया, इतना ज्यादा बढ़िया और परफेक्टफुल बना दिया। खैर चलिए हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। तो बाबू नींद आए तो कुछ नहीं, शर्म नहीं करना है, आप 2 मिनट समय टाइम मांग लीजिए, जाइए चापाकल पे एक बार मुंह धो लीजिए, आइए क्लास में बैठिए, खुद से समझदार बनिए। देखिए बाबू, आपको लगता है कि आप हमको ठग रहे हैं, समझ लीजिए ध्यान से, आप हमको नहीं ठग रहे होते हैं, आप अपने आप को ठगते हैं। पैसा कौन दे रहा है, हम दे रहे कि तुम दे रहा है? पैसा कौन दे रहा है, हम या तुम? तो पैसा जब तुम दे रहा है, मार भी तुम ही खा रहा है, भी ठगा कौन रहा है? हम लोग भी जब पढ़ते थे ना तो हम लोग के मन में होता था मतलब आज याद करके नहीं लाए हैं या आज कुछ नहीं किए हैं, सर को ठग लिए। नहीं, हम लोग दोस्त में मैनेज कर लेते थे, भाई तू चेक करेगा ना तो तू हमारा न चेक करना, हमारा ना उठाना, खड़ा नहीं करना, एकदम सर को ठग लेंगे। बाबू अब पता चलता है हम लोग उसमें टीचर को नहीं ठग रहे थे, हम लोग खुद अपने आप को ठग रहे थे। तो इसीलिए हम आप सबको भी कहते हैं, नींद लगा हुआ होगा तो कोई बात नहीं, जाइए बाहर में जाकर के एकदम मुंह कान धोइए, फिर से क्लास शुरू करिए, ठीक है। चलिए को खत्म करके आज का सारी का क्लास हम यही खत्म करेंगे। तो हमारे जो खेत होते हैं उनमें पेड़ एवं जीवों के सारे जो चीज होते हैं उनको, जीवों के जो मृत अवशेष होते हैं उनको सड़ने गलने के पश्चात किसमें बदल जाना, काले एवं भूरे रंग के किसमें, कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाना, बदल जाना, ये क्या कहलाता है, ह्यूमस कलर। अब इस समस्या इनकी विशेषता क्या है, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। तुम चाहे बदमाशी करा दिमाग, ये क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता वृद्धि में भी ये सहायता करती है। किसमें बाबू, पौधे की वृद्धि में। अब आइए बाबू हम लोग आप घटक को समझते हैं। अब घटक किसको कहते हैं, तो वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे, मृत जीवों तथा जैविक अपशिष्टों को सड़ा करके उसे सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, टुकड़ा कर देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपघटक। अपघटक बाबू जीवाणु होते, क्या होते हैं बाबू, जीवाणु। देखिएगा आप लोग, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग केचुआ देखे हैं? हम लोग केचुआ, सात केचुआ को कहते केचुआ नहीं, केचुआ मतलब गांव घर में जरा चाली कहा जाता है, उसको केचुआ कहा जाता है। तो बताइए केचुआ हमारे खेत के लिए बढ़िया होता है कि खराब होता है? बहुत बढ़िया होता है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है बाबू, जान लीजिए, ठीक है कि नहीं है। तो अब घटक किसको कहेंगे, तो वैसे जीवाणु या वैसे सूक्ष्म जीव, वैसे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे या मृत जीवों के जैविक अपशिष्टों को सड़ा करके सरल पदार्थों में क्या कर देता है, उसको बदल देता है, उसको अब घटक कहते हैं। उसका उदाहरण कवक हो गया और जीवाणु हो गया, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो आप लोग को यदि इस वीडियो में किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कहीं भी आपकी कोई प्रॉब्लम्स नजर आती हो या समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इसी प्रकार की और भी वीडियोज के लिए आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि इसी प्रकार के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके पास में जाते रहे। ठीक है कि नहीं है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप लोग के बीच आएंगे फिर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।